गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। अभी हमारा 4th चैप्टर है। भारत 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक राज्य और गणराज्य। लगभग 600 ईसा पूर्व तक गंगा के मैदान एक भाग के जंगल साफ कर दिए गए थे और लोग विभिन्न इलाकों में आबाद हो गए थे, जैसे पांचाल, बरेली जिला, शूरसेन, मथुरा, कौशल, अवध, काशी, विदेह, मगध आदि ये इलाके जनपद कहलाए। और जो गाँव में रहते थे उन्हें हम क्या कहते थे? जन कहते थे। ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था। और उसी चैप्टर से इसको लिंक करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि जंगल साफ कर दिए गए थे। प्रत्येक इलाके में शासन करने वाले जन या कुल के आधार पर इन्हें ये नाम दिए गए थे। अब ये ग्राम समूहों में रहने वाले सादे कबीले नहीं रह गए थे। इन्होंने अपने राज्य और गणराज्य स्थापित कर लिए थे। गणराज्य ऐसा शासन होता था जिसमें शक्ति लोगों के या चुने हुए व्यक्तियों के या किसी चुने हुए मुखिया के हाथ में रहती थी। शक्ति जो रहती थी गांव में कुछ करने की, उसको क्या कहते थे? जो चुना हुआ, जो जिसे चुनते थे, जिस मेंबर को, उसके हाथ में रहती थी। गणराज्य में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था। प्रत्येक गणराज्य के क्षत्रिय परिवार ही भूमि के मालिक होते थे। राजनीतिक सत्ता भी उन्हीं के पास होती थी और कबीलों की सभाओं में भी उन्हीं का प्रतिनिधित्व होता था। यही कारण है कि कुछ इतिहासकार इस प्रकार के सरकार को अल्पतंत्री अर्थात चुनिंदा लोगों का शासन कहते हैं, क्योंकि सभा में गैर क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था। राज्यों और गणराज्यों ने नए कानून बनाने शुरू कर दिए थे। उनकी शासन व्यवस्थाएं भी बदल गई थी। शाक्य और लिच्छवी वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे। इनके इलाके आजकल के उत्तरी बिहार में थे। सबसे शक्तिशाली राज्य थे गंगा की घाटी में कौशल, मगध और वत्स। एक अन्य शक्तिशाली राज्य भी था अवंती, जिसका केंद्र था उज्जैन। जो राज्य और गणराज्य अधिक शक्तिशाली थे उन्हें प्रायः महाजनपद कहते थे। जो शक्तिशाली थे उनको महाजनपद कहा जाता था। ये राज्य आपस में लगातार लड़ते रहते थे क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार या नदियों पर अधिकार जमाना चाहते थे। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य हो गया। महान धर्माचार्य महावीर और गौतम बुद्ध ने मगध में ही धर्म प्रचार किया। उन्होंने अपने उपदेशों में मगध के राजा और लोगों की चर्चा की थी। ये इस मैप में जो दिखाया गया है ये है महाजनपद। शूरसेन, मत्स्य, ये दिख रहा है इसमें पांचाल, कौशल्स, शाक्य, काशी, मगध, अश्मक, जो हमने मैप्स में देखा है अब उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो मगध राज्य लगभग 542 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध का राजा हुआ। कौन हुआ? बिंबिसार। उसने विभिन्न उपायों से इसे एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। एक उपाय यह था कि उसने पड़ोसी राज परिवार को राजकुमारियों से विवाह संबंध जोड़े। तभी शासक उसके मित्र बन गए। मगध राज्य में आजकल के छोटा नागपुर के क्षेत्र में है ये। बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था। हथियारों और औजारों के लिए उस समय इस धातु का बड़ा महत्व था। अब जमीन को साफ करने और उसे जोतने के लिए और साथ ही अन्य शिल्पों में इस्तेमाल होने वाले औजार बनाने के लिए लोहे का व्यापक इस्तेमाल होता था। इससे मगध की शक्तिशाली और संपत्ति में वृद्धि हुई। गंगा के मैदान का अधिकांश व्यापार नदियों के रास्ते होता था। नौकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान को माल को ढोती थी। शीघ्र ही नदी पर मगध का अधिकार हो गया। मगध के दक्षिण पूर्व में अंग राज्य था। एक अंग राज्य था जो आज का आधुनिक भागलपुर के पास है। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत लिया। अंग राज्य में गंगा के तट पर एक चंपा, एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जहां से जहाज गंगा के मुहाने तक और आगे पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ दक्षिण भारत को जाते थे। दक्षिण भारत से ये जहाज मसाले और मणिमाणिक्य लेकर लौटते थे, जिनसे मगध धनवान बन गया। अब हम पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में, जो मगध का राजा था और उसने अपना राजपाट बढ़ाने के लिए क्या किया? पास वाली ही राजकुमारी से विवाह कर लिया। बिंबिसार ने मगध पर अच्छा शासन किया। उसकी मदद के लिए सलाहकारों की एक समिति थी। उसने गांवों के मुखिया को सीधे उनसे मिलने की अनुमति दे रखी थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी प्रजा क्या चाहती है। यदि उसका कोई पदाधिकारी ठीक से काम नहीं करता तो वो उसे दंड देता था। उसने विभिन्न शहरों और गांवों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कें बनवाई, नदियां और पुल बनवाए। राज्य की दशा स्वयं जानने के लिए उसने अपने सारे राज्य के दौरे किए। वह दूसरे राज्यों के साथ अंग को छोड़कर
जो अंग उसने जीता था उसको छोड़कर सभी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था। उसने सुदूर देशों को, यहाँ तक कि पश्चिमोत्तर भारत के गांधार राज्य को भी अपने राजदूत भेजे थे। पटना के पास राजगृह में उसकी राजधानी थी। पहाड़ियों से घिरा हुआ था, एक सुंदर नगर था। पुरातत्वविदों द्वारा खोदे गए इस नगर के कुछ अवशेषों को भी अब भी देखा जा सकता है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध किया। बिंबिसार कहाँ का राजा था? मगध का। और बिंबिसार का जो बेटा था वो था अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध किया। अजातशत्रु मगध को भी और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था, परंतु वह सोचता था कि अपने सभी पड़ोसी राज्यों को जीतने पर भी यह संभव हो सकता है। इसलिए उसने अपने मामा कौशल राज पर हमला किया। उसने वज्जियों पर भी आक्रमण किया। वज्जियों का गणराज्य उत्तर बिहार में था। यह कई युद्ध सालों तक चला। अंत में अजातशत्रु की विजय हो गई। उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बना। राजा की स्थिति कैसी थी? तो राजा अब तक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था। अब वह समाज और धर्म का रक्षक था। गणराज्यों ने यह समझा जाता था कि मुखिया को जनसाधारण से चुना जा सकता है, परंतु राजतंत्र के मामले में ब्राह्मणों का कहना था कि राजा कोई सामान्य मनुष्य न होकर देवता के समान है और ब्राह्मण ही कुछ अनुष्ठान करके राजा को देवी शक्ति और गुणों से संपन्न बना देते हैं। इस प्रकार राजा बहुत शक्तिशाली हो गए। ब्राह्मणों का भी प्रस्ताव बढ़ गया, क्योंकि वे राजा के सलाहकार थे और उनके बिना राजा ना तो शासन कर सकता था, ना ही यज्ञ अनुष्ठान। राजा की स्थिति इसलिए शक्तिशाली हो गई क्योंकि अब वह राज्य का प्रतीक बन गया था। राज्य में जिस प्रकार का शासन स्थापित हो गया था उसके बारे में दलील दी जाती थी कि राजा समाज की रक्षा करता है, इसलिए राजा के लिए उसे सेना की आवश्यकता है। कानून तथा व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसे अधिकारियों की मदद की आवश्यकता है। ये कर्तव्य निभाने के लिए राजा को कर वसूल करने के अधिकार दिए गए। इन करों से सेना, अधिकारी तथा राजा के खर्च के लिए धन मिलता था। अब समाज वैदिक युग के कबीलों और कुलों के समय से काफ़ी भिन्न था। राजा शान शौकत से बड़े महल में रहता था और सेवकों तथा अधिकारियों से घिरा रहता था। पुरोहित, अमात्य, मंत्री और कई अन्य अधिकारी राजकाज में उसकी मदद करते थे। राज्य के खर्चों के लिए वह किसानों से उपज का एक हिस्सा लेता था। सारी आय को वह केवल अपने ऊपर खर्च नहीं करता था, बल्कि सेना पर वेतन देने में, सड़कों, कुओं, नहरों के निर्माण और ब्राह्मणों की सहायता करने में, अन्य कामों में खर्च कर। जनजीवन, करों का महत्व कैसा था? तो चीज़ों का उत्पादन करने वाले सभी लोग राजा को कर देते थे। किसान अपनी उपज का एक हिस्सा राजा को देते थे। आमतौर पर यह उपज का छठा हिस्सा होता था। धातु कर्मकार राजा के लिए मुफ्त औजार बनाते थे। बढ़ई राजा के लिए मुफ्त में रथ बनाते थे। बुनकर कपड़े का एक निश्चित मात्रा राजा को बिना मूल्य देते थे। शुरू में कर वस्तुओं के रूप में इकट्ठा किया जाता था, अर्थात लोगों द्वारा तैयार की गई चीज़ों के रूप में, और वही चीज़ें वेतन के रूप में अधिकारियों में बांट दी जाती थी। करों का बड़ा महत्व था, क्योंकि उनके बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता था। न वह सेना रख सकता था और न वह काम करवाने के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकता था, न ही सड़कें बनवा सकता था, न इसलिए कर वसूलने के लिए वह अधिकारियों का एक दल नियुक्त करता था। इन्हीं में से कुछ अधिकारियों का यह काम था कि वे गांव जाकर प्रत्येक किसान को खेती की पैमाइश करें और किसान द्वारा पैदा किए अनाज का हिसाब रखें। हिसाब करके छठा हिस्सा निकाला जाता और इसे किसान को राजा के लिए देना पड़ता था। फसल तैयार होती थी तो कर वसूलने के लिए अधिकारी किसान के पास पहुंचता था और राजा को दिया जाने वाला हिस्सा वसूल कर लेता था। अन्य सभी उद्योग व्यवसायों से इसी प्रकार कर वसूल किया जाता था। शहरों में भी कर वसूल करने वाला अधिकार वस्तु के रूप में नगद में वसूली। इस पार्ट में यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद वाला अगले पार्ट में पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस पार्ट को पूरा कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सेकंड पार्ट का वेट करिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।